हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में हम 50 नहीं 68 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इतने ही एमसीक्यूज़ बचे हैं। ठीक है, तो हम सारा इस एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे सो दैट हमारी पॉलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Which principle of the Digital Personal Data Protection Act 2023 ensures that entities collecting personal data must obtain explicit consent from individuals? ठीक है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो इंश्योर करता है कि जो भी पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो यूज़र से एक्सप्लिसिट कंसेंट है। एक्सप्लिसिट यानी क्लियरली मेंशन हो वो कि भाई तुम्हारा पर्सनल डाटा वी आर यूजिंग एंड एवरीथिंग। तो वो इनमें से कहाँ मेंशन है, कौन से प्रिंसिपल में आता है? ओके, पर्पस लिमिटेशन, स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस। देखो, पर्पस लिमिटेशन ये होता है कि तुम्हारा पर्सनल डाटा हम किस पर्पस तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब लिमिटेड पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। उसके बाद में स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस यानी कि इतने टाइम के लिए हम स्टोर करेंगे, जैसे लेट्स से 1 ईयर कर लिया, उसके बाद में हम डिलीट कर देंगे। और डाटा लोकलाइजेशन वो होता है कि तुम लोकली किसी कंट्री में डाटा कर रहे हो, तुम उसको डाटा अपनी इंटरनेशनल ब्रांचेस में नहीं शेयर कर सकते हो, अपने होमलैंड पे नहीं बेच सकते हो, तुम्हें इसी कंट्री का डाटा इसी में यूज़ करना है। नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, चॉइस का नाम सुनते आपको समझ आ जाना चाहिए कि कंसेंट विल कम अंडर दिस। ओके, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ठीक है, इनमें से इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है? ओके, तो सबसे पहले देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट में डी आ रहा है तो वो फेडरलिज्म का पार्ट है। और एक सेकेंड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जहाँ आ जाता है तो वो इंटीग्रेटेड जो जुडिशरी होता है वो किसका पार्ट होता है? वो यूनिटी फीचर में आता है। ठीक है, मैंने याद कराया था आपको। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरलिज्म का पार्ट है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म का पार्ट है, डिवीजन ऑफ पावर्स जो है ये भी फेडरलिज्म का पार्ट है। बट डुअल सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये है ही नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे है ही नहीं जब, तो ये पार्ट कैसे हो जाएगा? ठीक है, हमारे सिंगल सिटीजनशिप है। जो डुअल सिटीजनशिप है वो यूएसए में चलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस अंडर पोक्सो एक्ट? ठीक है, इसमें पूछा है कि पनिशमेंट, देखो अबेटमेंट मीन्स होता है कि वो ऑफेंस किया नहीं है बट उसके लिए उकसाया या मिलके प्लानिंग करके वो ऑफेंस करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो पोक्सो के एक्ट के अंदर अबेटमेंट की क्या पनिशमेंट होती है? तो वो सेम पनिशमेंट होता है जैसे तुमने ऑफेंस कर दिया। पोक्सो जो है वो बच्चों के अगेंस्ट, बच्चों के साथ गलत करने पे लगाया जाता है, तो सेम पनिशमेंट मिलती है। तुमने सोचा भी कैसे करने का, ठीक है, चाहे प्लान कर रहे हो, चाहे तुमने उकसाया हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, उसके सेम पनिशमेंट है जैसे तुमने ऑफेंस कर ही दिया हो। ओके, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर अंडर सेक्शन 17 ओके ऑफ पोक्सो एक्ट 2012। अबेट्स में क्या क्या आता है? इंस्टिगेट्स, कंस्पायर्स और हेल्प्स इन। ठीक है, कि या तो तुम हेल्प कर रहे हो या उसकी मदद कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो, इन सब में ये ऐसे माना जाएगा कि तुमने वो क्राइम कमिट किया है। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी विद द लॉ अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज़ ही कमिटेड एन ऑफेंस। ये कह रहा है कि अगर किसी सैनिक ने भीड़ पर हमला कर दिया, मैंने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे, मतलब फायर कर दिया, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, तो फायर कर दिया कहने पे, तो क्या अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता क्या उसने एक ऑफेंस जो है वो कमिट किया है या नहीं किया है? ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ही बिलीव्ड इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ। ठीक है, क्योंकि कोई सोल्जर है वो बाय लॉ बाउंड किया जाता है, मतलब वो लॉ में बंधा हुआ है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिलीव्ड इन गुड फेथ, तो वो एक ऑफेंस कमिट नहीं किया है। ऐसा कोई देता भी नहीं है ऑर्डर एज सच, बट ऐसे बोला गया कि अगर वो ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि उस टाइम जब था तो ब्रिटिश रूल था और वी आर अंडर दैट कॉलोनियल रूल, तो वो इलीगल था, मतलब वो अनडेमोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंग थी। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, तो ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है सच, बट अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी में रहते हुए काम किया है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज आई बिलीव इन गुड फेथ दैट ही वॉज बाउंड बाय लॉ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एट्रीब्यूट्स विद द रिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इन चारों में से इनको अपन को मैच करना है कि किस में कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यू छुपी हुई है। ओके, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़,
ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये तो देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जाएगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी सी का 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। देखो सिर्फ एक अगर हमने किया है तो उस एक करने से भी हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। सबको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करती है, तो सी का 1 हो जाएगा। अपन फिर भी बाकी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल कंसाइंस, ये रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल अंतरात्मा को रिस्पेक्ट देना किसी की, वो रिलीजियस फ्रीडम है। तुम्हारा जैसे मन करे तुम उसको वैसे रिलीजन फॉलो कर सकते हो। तो डी का हो जाएगा सेकंड। रिकॉग्निशन ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इक्वल वोटिंग राइट्स। ओके, तो हमारा आंसर ये सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकेंड। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑपरेट्स अंडर एजुकेशन में प्रोडक्टिविटी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, या सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन में नहीं, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में नहीं, या तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की होती है या कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करता है। ओके, ये प्रोडक्टिविटी काउंसिल एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1958 में, एज एन ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। मैरिज लॉज एंड अडॉप्शन फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट। ये कह रहा है कि लैंड एंड एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर और लैंड के जो है वो हर स्टेट में डिफरेंट लॉज होते हैं। मैरिज लॉज और अडॉप्शन लॉज है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। सेंटर और स्टेट दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैरिज लॉज जो है या अडॉप्शन लॉज है वो थ्रू आउट इंडिया सेम है ना, स्टेट्स में डिफरेंट नहीं है, तो आप इसे कॉन्करेंट से समझ सकते हो। ओके, कहीं कहीं थोड़ा ऐसे रिलैक्सेशन दे दिया जाता होगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, और लैंड और एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। द न्यू क्रिमिनल लॉज एम टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा लॉज विद अ फोकस ऑन, जो नए क्रिमिनल लॉज लाए हम लोग वो ब्रिटिश एरा के लॉज को रिप्लेस करने के लिए है, बट उनका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं, पॉलिटिकल एडवांटेज तो पॉलिटिकल लॉज को चेंज करते हैं। रिलीजियस गवर्नेंस नहीं, कॉर्पोरेट लॉज नहीं, जस्टिस, डिलीवरी एंड सिटीजन राइट्स। करेक्ट स्टेटमेंट। ये तीनों तो उसको कहते हैं ना माल प्रैक्टिस टाइप्स ऑफ है, कि भाई पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए तुम कोई कानून लेकर आ रहे हो या तुम्हें धर्म के ऊपर राजनीति करनी है, तो ये भी गलत बात हो गई। ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। कॉर्पोरेट लॉ तो ये है ही नहीं, क्रिमिनल लॉज की बात हो रही है, तो जस्टिस, डिलीवरी और सिटीजन को राइट देने के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखने से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो। अंडर चैप्टर 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। इनमें से प्राइमरी एविडेंस कौन सा माना जाएगा? अ काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, अ फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट साइंड बाय अ क्लर्क, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कि क्लर्क का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट। अ हैंड रिटन समरी प्रिपेयर्ड लेटर, अ टाइप्ड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखो इसमें से ये जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोटोकॉपी ये भी बाद में हो रहा है, हैंड रिटन समरी वापस लिखा जा रहा है, टाइप्ड कॉपी वापस लिखा जा रहा है। ये जो है यही एक ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है। ये दोनों ही सेकंड वाला ही चीज़ होगी कि टाइप कर रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो या फोटोकॉपी करवा रहे हो, ये ओरिजिनल लग रहा है कि काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूटेड बाय वन ऑफ द पार्टीज, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस इसी को माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो। प्राइमरी एविडेंस मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर कोर्ट इंस्पेक्शन। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना प्राइमरी एविडेंस होता है, बाकी सब वो सेकेंडरी एविडेंस हो गए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट में ट्रायल का मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 1 साल, ठीक है। यू कैन डिले इट, मैक्सिमम टाइम लिमिट ही 1 साल है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड। Recording of evidence. Evidence of the child shall be recorded within a period of 30 days of the court taking cognizance, and reasons for any delay must be documented. जो एविडेंस कलेक्ट करना है विद इन 30 डेज कलेक्ट करना है, ठीक है, कोर्ट वगैरह में पेशी होने के बाद में। और रीजंस, अगर कोई डिले हो रहा है तो उसका रीज़न भी तुम्हें बताना पड़ेगा।
मैक्सिमम कितना, 1 साल तक कोर्ट वो केस सॉल्व हो जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए ट्रायल वगैरह कोर्ट में। ओके, which discretionary power allows a governor to reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president? कौन सी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है जो उसको रिजर्व करने देती है बिल और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में? गवर्नर के पास ये पावर है, हम सबको पता है कि वो बिल रोक सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इनमें से to send a report to the president for the imposition of president's rule, to reserve a bill for the president's consideration, to grant pardon in certain cases, to summon, prorogue or dissolve the state legislative assembly। ठीक है, इनमें से ऑफ कोर्स हम ये पता नहीं क्वेश्चन इन्होंने कैसे बनाया है, डिस्क्रिशनरी पावर यही है कि भाई टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। ठीक है, ये अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकता है। सेंड अ रिपोर्ट, ये भी इम्पोजिशन जो प्रेसिडेंट रूलर्स में ऐसा है कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो तुम ये प्रेसिडेंट रूल के लिए भी प्रेसिडेंट को कह सकते हो, पार्डन भी दे सकते हो सर्टेन केसेस में, बट वो स्टेट लेजिस्लेचर को पूछना पड़ेगा, मतलब कैबिनेट से राय लेनी पड़ती है। और ये डिसॉल्व वाला जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी डिस्क्रिशनरी नहीं है, इसमें भी सीएम और जो कैबिनेट है उनका वो बात करना पड़ता है, सीओडी तो नहीं होगा। उसके बाद में रिपोर्ट वाले में भी ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाला चाहिए, बट जो बिल रिजर्व है वो डिस्क्रिशनरी पे किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, एक सेकेंड यहाँ पे ना एक प्रोविजन और देख लेना, मैंडेटरी रिजर्वेशन भी है कि गवर्नर मस्ट रिजर्व अ बिल इफ इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। कुछ जगह बाउंडेशन भी है, मैंडेटरी है गवर्नर को कि वो बिल रिजर्व करे ही करे। ओके, सर्टेन थिंग्स में। Which of the following statements regarding the implementation challenges of UCC is most accurate in the context of judicial interpretation and recent state level developments? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेट है? ठीक है, जिसमें रिसेंट जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी जो सिविल लॉज है जैसे मैरिज, अडॉप्शन, ऐसे करके 5 लॉज है, उन सबको हम यूनिफॉर्म करना चाहते हैं कि रिलीजन वाइज जो भी बटा हुआ है ना, जैसे हिंदू स्पेशल लॉ, मुस्लिम एक्ट, ऐसे ऐसे करके अलग अलग आया है, तो उनके जो पर्सनल लॉज है वो उन पर्सनल एक्ट्स के बेसिस पे होता है। तो हम ये रिलीजन वाला मुद्दा ही हटाना चाह रहे हैं और हम यूसीसी लाना चाह रहे हैं कि सबके लिए सेम रूल हो। ओके, तो इनमें से मोस्ट एक्यूरेट क्या है हमें ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यूसीसी इज एनफोर्सेबल ओनली व्हेन रेटिफाइड बाय ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज थ्रू अ नेशनल रेफरेंडम। यूसीसी तभी एनफोर्सेबल होगा जब सारी रिलीजियस कम्युनिटी उसको रेटिफाई कर देगी। नेशनल, अरे डेमोक्रेसी है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्यों करेगी? ये इनकरेक्ट है। ओके, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2018 रिकमेंडेड यूसीसी फॉर ऑल रिलीजन्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, उसने बोला, लॉ कमीशन जो था 2018 में, उसने बोला यूसीसी जो है इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल। लॉ कमीशन ने बोला था कि यूसीसी ना हमें चाहिए ना हमें ज़रूरत है इसकी, जो चल रहा है जैसे उसको चलने दो। तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ यूनिफॉर्मली डिक्लेयर्ड यूसीसी एज अ मैंडेटरी अक्रॉस स्टेट्स। आपके स्टेट में है यूसीसी मैंडेटरी? हमारे स्टेट में किसी के, ये उत्तराखंड जो है और गोवा जो है उन्होंने इसको मैंडेटरी किया था स्टेट लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है सच। ठीक है, तो ऐसा हर किसी के स्टेट में नहीं है। यूसीसी इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन गोवा एंड उत्तराखंड थ्रू द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अभी बताया मैंने आपको, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बेस्ट डिफाइन कौन करता है? एनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक फोन्स एंड कंप्यूटर्स, करेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ओनली वीडियो कॉल्स कंडक्टेड थ्रू सिक्योर गवर्नमेंट नेटवर्क। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वही है सिर्फ जो वीडियो कॉल्स हो रही है, सिंपल कॉल का कुछ वो नहीं है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड मैनुअली, रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन ही नहीं है। वर्बल मैसेजेस सेंड थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट्स ओनली, ये आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ कह रहा है। ये पहला ही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करो तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following best reflects the constitutional dilemma in implementing the Uniform Civil Code in India as discussed in debates surrounding Article 44 and Article 25?
इसमें से जो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ गई, तो इनमें से बेस्ट कौन रिफ्लेक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा आ रहा है? एक तो आ रहा है आर्टिकल 25 जिसमें तुमको रिलीजियस फ्रीडम दी जा रही है, और एक आता है आर्टिकल 44 जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है DPSP में। तो इन दोनों में ना वो डिबेट चल रहा है, तो हमें बताना है कि इनमें से बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है। UCC allows gender-based personal law system to remain untouched under Article 14. UCC अलाउ करता है कि जो जेंडर बेस्ड पर्सनल लॉस है ना, कि इनहेरिटेंस सन को ही मिलेगा, उसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी की बात करता है ना, तो फिर जेंडर बेस्ड लॉस को तुम हाथ क्यों नहीं लगाओगे? ये अपने आप में इनकरेक्ट हो गया। UCC enforces cooperative federalism by giving states legislative powers on personal laws. UCC जो है वो एनफोर्स करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि स्टेट को पावर दे देता है कि वो पर्सनल लॉज पे रूल्स बनाए। जो अभी जो है ये रिलीजन लॉज ये वगैरह चल रहे हैं, इसमें भी तो स्टेट का वो है। अभी हमने स्ट्रक डाउन किया था ट्रिपल तलाक जो था, तो लेजिस्लेटिव पावर्स तो है ना, पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का UCC से ऐसा कोई नहीं है। ये बात डेमोक्रेटिक और ये जो DPSP है उससे रिलेटेड है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज सच इज नॉट रिलेटेड टू इट। UCC operationalizes the secular ethos by completely eliminating all religious laws. UCC जो है वो प्योरली सेकुलर बेसिस पे काम करता है, सारे रिलीजियस लॉ को एलिमिनेट ही कर देगा। ठीक है, प्योर ही सेकुलर है, रिलीजियस लॉ को कंसिडर ही नहीं कर रहा है। तो फिर उनकी इंडिया जैसे कंट्री में रिलीजियस जो भावना होती है लोगों के, फिर उसका क्या होगा अगर उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दोगे? तो मान तो वैसे भी नहीं रहे हैं, और ये करने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। UCC aligns with Article 44 but may be seen to infringe upon religious freedom under Article 25. ठीक है, UCC जो है वो आर्टिकल 44 में मेंशन है, बट ये रिलीजियस फ्रीडम जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, तो इसके साथ वो इन्फ्रिंज करता है, मतलब ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो यही पूछा गया था कि बेस्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है कि ये तीन भी रिफ्लेक्ट करे, बट ये जो है ये बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, ये देखो, अपहोल्ड राइट टू इक्वालिटी। मैंने क्या बताया था? मैंने भी तो ये बताया था। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर इज अ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ही एक्ट सोलली ऑन काउंसिल्स एडवाइस। ये तो करेक्ट है, ठीक है, कि जो ये जो है क्या कहते हैं यार, गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट ये सोलरली काउंसिल के एडवाइस पे काम करते हैं, ये इनकरेक्ट है। उसके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर सेक्शन 25 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हाट मे द कोर्ट डू व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड इन वन ट्रायल फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा अगर किसी पर्सन को एक ट्रायल में लाया गया और उसके मल्टीपल गुनाह है, मतलब बहुत सारे ऑफेंस उसने किए हैं और उसको सिंगल ट्रायल में लेकर आए हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, कैन इम्पोज ओनली वन पनिशमेंट फॉर ऑल द ऑफेंसेस रिगार्डलेस ऑफ द नेचर। चाहे कैसा भी क्राइम किया हो, चोरी से लेकर मर्डर तक, चाहे कुछ भी किया हो, एक पनिशमेंट दो, सल्टा होगा। ठीक है, मस्ट गिव द हार्शेस्ट पनिशमेंट ओनली एंड रिमिट अदर पनिशमेंट्स ऑल टुगेदर। सबसे जो टफेस्ट पनिशमेंट है ना, फांसी, सीधे वही दे दो, बाकी पनिशमेंट को जाने दो। शैल सस्पेंड ऑल सेंटेंसेस अनलेस डायरेक्टेड बाय अ हायर कोर्ट इन द सेम ट्रायल। जितने भी सेंटेंसेस है उन सबको सस्पेंड कर दो, ठीक है, जब तक कोई हायर कोर्ट जो है ना वो सेम ट्रायल में तुमको डायरेक्ट नहीं करे तब तक। जितने सेंटेंस उसके खिलाफ लगा रहे हैं ना उन सबको वो कर दो, सस्पेंड कर दो। may impose punishments to run either concurrently or consecutively as appropriate. Best positive statement among the four you have to choose in the examination. ठीक है, या तो वो consecutively मतलब उस जो ऑफेंस किए हैं या तो उसके कॉन्करेंस में होना चाहिए, ठीक है, या फिर तुम उसको कॉन्सिक्यूटिवली कर सकते हो जो तुमको ठीक लग रहा है, अप्रोप्रिएट लग रहा है। ओके, तो ये सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है अमॉन्ग दीज फोर, तो यू हैव टू चूज दिस वन। बाकी तो ऐसे ही इन्होंने कुछ भी बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्करेंटली यानी ओवरलैपिंग, सर्व्ड एट द सेम टाइम। कॉन्सिक्यूटिवली यानी सीक्वेंशली, पहले एक हुआ फिर हुआ ऐसे करके, प्रीवियस वन फिनिशेस ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इज करेक्टली मैच्ड। ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो हम देखते हैं एक सेकेंड।
इसमें से देखो छत्तीसगढ़ जो है ना वो करेक्ट है 2000। इसमें 3 जो स्टेट्स है ना उनको हमने अलग अलग किया था, तो मतलब डिवाइड किया था, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या क्या किया था हमने। मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, एक सेकेंड, ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, ये दोनों 2000 में बनाए गए थे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड जो है ये भी 2000 में बनाया गया था, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उत्तरांचल रीनेम्ड एज उत्तराखंड। एंड तेलंगाना जो है वो आप सबको पता है कि लेटर 2013 में बनाया गया था। ओके, 2013 भी नहीं, 2014 में, ठीक है, वो एक्ट वगैरह पास हो गए, 2014 में कंप्लीट हो गया था प्रोसीजर। ये देखो उत्तराखंड यूपी से निकाला गया था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, झारखंड बिहार से, और तीनों जो है वो 2000 में निकाले गए थे। ऐसे याद रखना 3 0 है, तो इसमें 3 अलग अलग स्टेट्स बनाए गए थे। तेलंगाना का हम सबको पता है 2014 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखो, विच इंडियन स्टेट्स डज एस जयशंकर रिप्रेजेंट इन राज्यसभा। एस जयशंकर राज्यसभा में कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गुजरात। ओके, मोदी जी लेकर आए थे उनको, तो गुजरात से हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच डेट डिड पंजाब अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से कौन सी डेट को पंजाब ने लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश की थी? तो ये 70 में की थी, 1 जनवरी 1970 में। ओके, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अबॉलिश करने का क्या सिस्टम है कि पार्लियामेंट जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में। अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली बना भी सकती है और हटा भी सकती है स्टेट में, अगर उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करती है। ओके, सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statements regarding the rule of law in the Indian Constitution. The rule of law is a key feature of the Indian Constitution and is a doctrine ascribed to Albert Van Dyce. रूल ऑफ लॉ जो है एक की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो है ही, कोई दुराई नहीं है। प्लेटो, एडम स्मिथ एंड कार्ल मार्क्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। प्लेटो, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स जो हैं वो रूल ऑफ लॉ से, आप एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई ये बहुत बड़े फिलोसोफर्स थे, तो रूल ऑफ लॉ इज़ सच अ बेटर कॉन्सेप्ट, तो ये एसोसिएटेड होंगे, बट ये नहीं थे एसोसिएटेड, क्योंकि इनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, प्लेटो ने तो पावर एक के हाथ में दे दी थी, जैसे फिलोसोफर किंग, तो प्लेटो का नाम आते ही आपको ये समझ आना चाहिए था कि रूल ऑफ लॉ में नहीं था। आगे जो उनके वो थे वर्क्स थे उसमें उन्होंने मान लिया था, बट ही वॉज नॉट एसोसिएटेड स्पेसिफिकली विद दिस रूल ऑफ लॉ। ओके, ए.वी. डाइसे का कंट्रीब्यूशन है इसमें, जो मॉडर्न रूल ऑफ लॉ है वो यही लेकर आए थे। इनकी बुक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में, ठीक है, इनका नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको प्लेटो फोकस्ड ऑन फिलोसोफर किंग, एडम स्मिथ जो थे वो इकोनॉमिक्स के थे, तो वो रूल ऑफ लॉ पे बात नहीं कर सकते हैं, और कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिज्म की बात करते थे, स्ट्रगल की बात करते थे। ओके, और रूल ऑफ लॉ बेसिकली कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वॉज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ डैश एंड डैश। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, ये किसके अंडर में बनाया गया था? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ओके, एक तो हमने बनाया था इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, और फिर सिटीजनशिप रूल्स 2003 में, ये रूल्स थे और ये वाला एक्ट था, तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1955 वाला एक्ट हो गया, 2003 वाला रूल्स हो गया। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी यूजुअल जो रेजिडेंट है कंट्री में वो, ठीक है। लोकल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, नेशनल लेवल, 4 लेवल पे बनाया जाता है। आगे देखते हैं हम, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। 1945 में कौन सी पार्टी बनी थी? तो लेबर पार्टी बनी थी। हम सबको पता है आज़ादी के टाइम ऐसे था ना, पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जल्दी जल्दी मैटर निपटाना चाह रहे थे, एक्ट पास कर रहे थे, तो लेबर पार्टी वॉज इन द पावर इन ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
वॉर के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी में थे, और ये जो है ये पावर इनके हाथ में नहीं देना चाहते थे, लेबर पार्टी के हाथ में इंडिया की पावर। सो मतलब कि इंडिया में इंडिपेंडेंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी चीज़ें कर रहे थे। विंस्टन चर्चिल जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे फाइनली हार जाते हैं, जो क्लेमेंट एटले है वो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो होता है कि तुम किसी दूसरे के बिहाफ पे न्याय मांगने के लिए तुम पब्लिक इंटरेस्ट में दायरे में तुम फाइल कर सकते हो कोर्ट में केस। जैसे कोई रोड पे फुटपाथ पे सो रहा है और किसी ने गाड़ी चढ़ा दी बट वो नहीं कहना चाह रहे हैं, तुम उनके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकते हो, वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में। ओके, ये रहा यूएसए में, ओरिजिनेटेड इन यूएसए ड्यूरिंग 1960s। लीगल रिप्रेजेंटेशन टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स। बाद में इंडिया में कौन लेकर आए थे? कृष्ण अय्यर और पीएन भगवती, जो जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर है और पीएन भगवती जी, ये लेकर आए थे इंडिया के अंदर। कब? 1970s में। ओके, इसमें तुम्हें वो जो एग्रीवेटेड पर्सन है उसको नहीं आना पड़ेगा, जिसके साथ गलत हुआ उसको आना ज़रूरी नहीं है। पब्लिक उसमें समाज के लिए जो कोई और है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आ सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट एज अ होल। ठीक है, पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस इंडिया में कौन सा हुआ था? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला था? सोल ऑफ द स्टेट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रेम्बल था, मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सोल तो नहीं था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 32। तो ये जो है डीपीएसपी है, ये एक नोबल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखते हैं। In which of the following years was the Right of Persons with Disabilities Act was passed? तो it was passed in 2016. Okay. Next देखते हैं। When was a state reorganization commission set up which recommended the creation of linguistic states on the basis of larger linguistic groups? स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब सेटअप की गई थी, जिसने रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे स्टेट्स बनने चाहिए, बट लार्जर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ऐसे नहीं छोटी छोटी भाषा पे तुम स्टेट्स बना रहे हो। तो ये कब बनाई गई थी? दिसंबर 1953 में। ये बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि 55 में 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही आ गया था, जब हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। तो 55 से पहले ही बनाया होगा ना, तब 55 में रिपोर्ट दी और एक्ट बना। तो ये बाकी तो 55 के बाद के हैं, तो तुम इनको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वन ऑफ दो स्टेट्स दैट हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? इनमें से कौन से स्टेट्स में कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? देखो, गुजरात में है, पंजाब में है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड, क्योंकि यहाँ पे नागालैंड जो है, देखो जैसे नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिज़ोरम में भी नहीं है। ठीक है, ये 3 तो स्टेट्स है जिसमें नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉज जो है वो वर्क करते हैं। यहाँ पे ट्राइबल कल्चर ज़्यादा है, तो जो ट्रेडिशनल लॉज है वो चलते हैं। ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय। दूसरा चीज़, दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी ये इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ है। ओके, बात क्या की है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। तो ये चीज़ याद रखना कि अब इन 4 का पूछा है तो कोई दूसरा स्टेट दे के पूछ लेगा। जैसे नहीं, मैंने बताया आपको, नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम में नहीं है। आर्टिकल 243M एग्जेम्प्ट करता है इनको। दूसरी चीज़, यहाँ पे अल्टरनेटिव गवर्नेंस चलता है, दिल्ली का इसमें मेंशन है, बट आप याद रखना। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट डील विथ एक्वाजिशन, डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन या इलेक्शन। तो अब बताओ इनमें से कि सिटीजनशिप जो है वो एक्ट जो है वो किससे डील नहीं करता है? इलेक्शन से, ऑफ कोर्स ही बात है। ठीक है, इलेक्शन से डील नहीं करता है। एक्वाजिशन, टर्मिनेशन और ये डिटर्मिनेशन जो भी है, ये सिटीजनशिप की बात हो रही है। ओके, 5 चीज़ें आ रही है इसमें। एक जो हमें जो मिलती है सिटीजनशिप बाय एक्वाजिशन, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, और टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है, हम गेन कैसे करेंगे? 5 तरीके से। ठीक है, बर्थ से, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पर हटेगी कैसे ये जो है सिटीजनशिप? टर्मिनेट कब करेंगे? रेनोसिएशन से करेंगे, टर्मिनेशन से करेंगे, डेप्रीवेशन से करेंगे। 3 तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डिप्राइव्स द प्रिजनर्स ऑफ देयर राइट टू वोट। इनमें से कौन सा सेक्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट का जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उनको वोट डालने से रोकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62(5). ये टफ है थोड़ा, आपको नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। आप इतने अच्छे से तैयारी करके जो आप पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ सकते हो, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं जो PYQ वगैरह में आते हैं, वो आपको याद करने इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोक्लेमेशन ऑफ विच एक्ट बाय द किंग ऑफ द इंग्लैंड इन 1773 पेव द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, कौन सा एक्ट था जो इंग्लैंड के जो किंग लेके आए थे 1773 में, जिसकी वजह से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? तो इट वॉज, एक सेकेंड, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सिर्फ बेसिकली ये बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दी गई है। सिर्फ हमें ये पूछा कि 1773 में जो एक्ट आया था उसका नाम क्या था, तो इट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में आया था, जिसके अंदर डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट देखो, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड इन एस्टेब्लिशिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड एस्टेब्लिश करने में कौन सा DPSP इम्प्लीमेंट हुआ है? ठीक है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रॉन्ग है, बोर्ड्स बनाए ना। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हैंडलूम में एनवायरनमेंट की बात कहाँ से आ गई? एनवायरनमेंट बोर्ड थोड़ी बनाया हमने। प्रमोट कोटेज इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैंडलूम इज अ कोटेज सॉर्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, तो इसके लिए बोर्ड बनाया, तो प्रमोशन ऑफ कोटेज इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव बेसिस की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेबर यूनियन नहीं बनाया कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात करें हम काम पे। ओके, बाकी तो आर्टिकल मेंशन है कि जो हम पढ़ गए हैं वो कौन कौन से DPSP में, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले PYQs में। Which South Eastern Dravidian language has been approved by Odisha state to be included in 8th schedule of the constitution on 10th July 2023? इनमें से कौन सी साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जिसको उड़ीसा स्टेट ने अप्रूव किया है कि इसको 8th स्केड्यूल में ऐड किया जाना चाहिए 2023 में? तो इट इज़ कुई लैंग्वेज। ओके, इसको बोला गया था कि भाई इसको ऐड किया जाना चाहिए, उड़ीसा ने इसको बोला है कि इसको 8th स्केड्यूल में ऐड करो। प्राइमरली जो खोंड ट्राइबल पीपल है वो बोलते थे इसको, जो उड़ीसा के हिल्स में रहते हैं। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ओडिया स्क्रिप्ट है। अभी जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ओके, और ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जिससे इसमें लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। ओके, ओरिजिनली 14 थी, अब वो 22 है। ठीक है, तो 22 कैसे है कि हमने 3 अमेंडमेंट्स ऐड की गई है, 21, 71, 92, 1, 1, 2, 7, 8, 9, इन दोनों का ऐड करके 92 आ रहा है। ओके, एक 67 में सिंधी, 6, 7 सिंधी, 6 सिंधी। ठीक है, 67 में कौन सी? एक की लैंग्वेज सिंधी। 92 में 3, 92 में 3 ऐड करें 95 हो जाएगा। 3 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 9 है तो इसमें तीनों में 9 ढंग से आ रहा है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, 2003 में जो है वो हमने क्या 4 ऐड की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो ये याद कर लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव इन इज़ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? इनमें से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन निकालता है? तो टाटा ट्रस्ट। ठीक है, बेसिक है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, टाटा ट्रस्ट निकालता है। और इसमें स्टेट रैंकिंग में कर्नाटका ने टॉप किया है। ठीक है, कि जिसका सबसे बेस्ट जुडिशरी है, जस्टिस डिलीवरी है, वो कहाँ बेस्ट है? कर्नाटका में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया? इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है? हमने 5 तरीके पढ़े थे सिटीजनशिप एक्वायर करने के इंडिया में, बर्थ, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। रेनोसिएशन तो टर्मिनेट करने के लिए था ना, एक्वायर करने के लिए नहीं था, तो बी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ IPC डील्स विद रेप? आर्टिकल 375। ओके, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, वैसे भी याद होना चाहिए कि रेप कम्स अंडर आर्टिकल 375। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ऑफ कोर्स गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड।
क्योंकि रियल हेड नॉमिनल हेड है ना, रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर है। ओके और हाउ मैनी मेंबर्स इलेक्टेड नॉमिनेटेड whether in Council of States under the Government of India Act 1919 passed by the Parliament of UK to expand participation of Indians in the Government of India। काउंसिल ऑफ स्टेट उस टाइम की 1919 में, उसमें इंडियन मेंबर्स कितने थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, ठीक है। नहीं, हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन काउंसिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास बाय द पार्लियामेंट। हाँ, इंडियंस का पार्टिसिपेशन एक्सपेंड करने के लिए तो उसमें कितने मेंबर्स है, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, हमें ये बताना है। तो उसमें 60 मेंबर्स है। ओके 60 विल बी द आंसर। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो है, ये देखो इसमें 34 इलेक्टेड थे, 26 नॉमिनेटेड थे। 34 इलेक्टेड, 26 नॉमिनेटेड। हमेशा जो इलेक्शन है उसका ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा क्योंकि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। 26 को कम, इसको ऐसे याद रख लेना, 34 और 26। ओके लोअर हाउस जो है उसमें कितने मेंबर्स थे, 145 मेंबर्स। इसमें से 104 इलेक्टेड है और 41 नॉमिनेटेड है। 60 145, 60 में कितना, 34 26, 145 में 104 और 41। ओके नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, 145। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वाइडली कंसिडर्ड एज द हेवन बोर्न सर्विसेज फॉर इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हेवन बोर्न सर्विसेज फॉर इंडियंस इनमें से किसको कहा जाता है, स्वर्ग से पैदा हुई सेवा, ठीक है। तो इनमें से कौन सी, आप इनको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। अभी भी यही है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। अभी भी यही, इन्हीं को माना जाता है, पहले भी इन्हीं को माना जाता था। ओके नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रपोज्ड सक्सेसर टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। IT एक्ट 2000 है, उसका जो अभी हम कह रहे हैं कि इसका जो सक्सेसर होगा इंडिया में वो कौन सा है, तो डिजिटल इंडिया बिल। बाकी तो हमने सुने भी नहीं है ढंग से, तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो ऐसे नाम से बनाया है। जो पहला है ना डिजिटल इंडिया बिल, वही इसका सक्सेसर होगा, ऐसा माना जाता है। ओके नेक्स्ट ये देखते हैं, द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। Participation of workers in management of industries, promotion of cooperative societies, equal justice and free legal aid, duty of state to raise the level of nutrition and improvement of public health, जन आरोग्य and health। D will be the correct answer। नहीं भी पता है तो भी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। कहाँ मेंशन है ये, आर्टिकल 47 में। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसी बेनाम, मतलब किसी का नाम नहीं है, उसके ट्रांसफ़र करना। जब बहुत ज़्यादा आफ्टर लाइक आज़ादी के बाद जो है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, तो लोगों ने क्या किया था, अपने लूप होल्स वगैरह ढूंढ के उन्होंने किसी के भी नाम पे ट्रांसफ़र कर दे रहे थे, तो उसको कहते हैं, क्योंकि इतना डिजिटलाइजेशन था नहीं तो कोई ऐसे रिकॉर्ड्स ऐसा मांगता नहीं था, तो बेनामी ट्रांजैक्शन बहुत चलते थे उस टाइम, तो उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। तो अब इसमें पूछा गया है कि ये इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड इन 1988, करेक्ट स्टेटमेंट है। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2016 एंड रीनेम्ड एज प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। अमेंड किया गया था 16 में, लाया गया था 1988 में। ओके नेक्स्ट देखो, 1 से 7 साल की सज़ा मिल सकती है बेनामी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड एन एक्सपेक्टेरिएट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एट ताशकंद इन 1920। 1920 में इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी है ताशकंद में किसने फाउंड की थी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा MN रॉय, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यही होना चाहिए, ठीक है, कि जो प्रिवेंट करता है कि जो नेशनल ऑनर्स है उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है ये तो प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हो रहा है, एक और है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स। ओके नेक्स्ट
देखते हैं, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946 लियाकत अली खान वॉज गिवन द चार्ज ऑफ। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इंटरिम गवर्नमेंट हम बना लेते हैं क्योंकि आज़ादी तब तक मिली नहीं थी, तो उसके अंदर जो लियाकत अली खान थे उनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी, तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। इसको ऐसे याद रखना कि लियाकत अली खान, देखो जब पार्टीशन हो रहा था तो जिन्ना का ये कहना था कि भाई सेंटर में अगर एक सर्टेन रिलीजन रह रहा है, जैसे हिंदूज अगर सेंटर में रह रहे हैं तो जो मुस्लिम्स है उनको उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब करेंगे, ठीक है, इसलिए हमें सेपरेट नेशन चाहिए फॉर द मुस्लिम्स। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस का जो काम है ना, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग टू गिव, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमने किसको दी थी? लियाकत अली खान को, टू शो द सेकुलरिज्म ऑफ आवर कंट्री। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी देखते हैं। बलदेव सिंह में बल बहुत है इसलिए इनको हमने डिफेंस मिनिस्ट्री दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेट्स को जोड़ ही रहे थे तो ये घर को जोड़ने का काम कर रहे थे तो इनको होम मिनिस्ट्री दी थी। जवाहरलाल नेहरू बोलने में अच्छे थे तो इनको एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ वाला जो है पोर्टफोलियो वगैरह रिलेशन, कॉमनवेल्थ वाला जो पोर्टफोलियो वो उनको दिया गया था। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, द एक्ट वॉज एनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई शक ही नहीं है इसमें। द एक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेपरेट एक्ट्स फॉर इंडिया एंड बुर्मा गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। द एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। एक्ट कमेंस्ड, एक सेकेंड देखो, इसमें ना पहला और दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये 1 अप्रैल वाला नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 1 अप्रैल को नहीं आया था। इट केम ऑपरेशन इन 1937, 1 अप्रैल को आया था पर 1937 में आया था, ठीक है, और केम इन ऑपरेशन इन 1937। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? A.V. डाइसी। अभी पढ़ गए हम, आप खुद देखो कितना इंपॉर्टेंस है PYQ का, कि डाइसी का हम अभी पढ़ के आए थे, अभी वो रिपीट हो गया वापस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड? कौन से साल में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास था? 1929 में, ठीक है। शारदा एक्ट इसका नाम था। आफ्टर इट स्पॉन्सर राय साहिब हरविलास शारदा। मिनिमम एज गर्ल्स की 14 थी और बॉयज़ की 18 ईयर्स ऑफ एज रखी गई थी, ठीक है। शारदा एक्ट 1829। जस्टिस इंदु मल्होत्रा पेंड अ डिसेंटिंग ओपिनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स? जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने एक इनमें से कौन से केस में अपना एक जिसमें वो सहमत नहीं थे वो विचार दिया था, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री ऑफ वुमेन टू सबरीमाला लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सबरीमाला केस में सारे लोग बैठे थे, सिर्फ एक सबने ऐसे बोला था कि वुमेन्स की एंट्री अलाउ होनी चाहिए सबरीमाला टेम्पल में, ठीक है। किसी ने पेटिशन फाइल कर दी थी कि जो सबरीमाला टेम्पल है जिसमें वुमेन्स की एंट्री बैन है, जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है उनको नहीं आने दिया जाता, जो बच्चे हैं जो एकदम बच्चियाँ हैं छोटी वो आ सकते हैं, बट वुमेन्स वर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल। तो किसी ने पेटिशन फाइल की कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ है, फिर ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है काइंड ऑफ। तो फिर कमेटी बैठी थी कोर्ट के अंदर, जो पूरा वो उनका बेंच बैठा था, सब ने हाँ बोला था कि भाई ठीक है ये करेक्ट है, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। सिर्फ किसी एक ने मना किया था, शी वॉज इंदु मल्होत्रा एंड शी वॉज अ वुमेन, ठीक है। इसलिए ये ऐसा क्वेश्चन पूछा, ऐसे हर केस का नहीं पूछते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहीं पूछते हैं, ओके। लॉन वुमेन एंड सोल डिसेंटिंग वॉइस, 4:1 की मेजोरिटी थी, 4 लोगों ने हाँ किया था, सिर्फ एक ने मना किया था, वो कौन थी? ये इंदु मल्होत्रा, ओके। और ये फर्स्ट वुमेन लॉयर भी है टू बी डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम बार एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। वो जो बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट जज बन गई थी वो फर्स्ट वुमेन लॉयर इज इंदु मल्होत्रा, या राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 अमेंड्स द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ। द टैक्सेशन इज जो 2021 में जो टैक्सेशन लॉ हमने अमेंड किया था वो कौन से एक्ट को अमेंड किया था? 1961 वाले को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 127 अमेंडमेंट बिल 2021 was introduced in the Lok Sabha by which ministry in August 2021? 127th act was Ministry of Social Justice Empowerment, Minority Affairs, Tribal Affairs, Rural Development. So it was introduced by
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये किससे रिलेटेड था? ये जो एक्ट 100, एक सेकेंड, सो बेसिकली हमें मिनिस्ट्री बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 127 एक्ट था किसके लिए। तो जो ये जो थी ना, आई डोंट रिमेंबर द कम्युनिटी नेम, एक सेकेंड, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी जो लिस्ट है वो स्टेट और यूटी बना सकते हैं। ये इस अमेंडमेंट में लिखा गया था। पहले उनसे ये पावर छीन ली गई थी कि जो स्टेट और यूटीज़ है वो डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आता है। तो ये जो है ये रिस्टोर कर दी थी उनकी अथॉरिटी वापस, किसकी? स्टेट और यूटी की। तो ये किस में आता है? सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में। ओके, ये रहा, एक सेकेंड, ये 105 की बात कर रहा है यहाँ पे, 127 जो भी है, बट इट इज़ रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑफेंसेस फॉर विच द पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऑफेंस जिसमें किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, तो उसको हम कौन सा ऑफेंस कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, सीरियस ऑफेंस जो होता है वो। चारों पढ़ते हैं अपन एक बारी। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें वारंट चाहिए होता है, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हो। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट चाहिए, कॉग्निजेबल में वारंट नहीं चाहिए, उल्टा है। ठीक है, डिटेंशन पता ही है, होल्डिंग अ पर्सन कस्टडी लीगली कि भाई ये काम कर सकता है, उस पर मिल सकता है, इसलिए हमने उसको डिटेन कर लिया। ठीक है, एक तो पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक होता है पोस्ट ट्रायल, ट्रायल के बाद भी हम उसको वो कर रहे हैं। और FIR सबको पता ही है। Which act has been amended by the Supreme Court of India to provide equal rights to daughters in their ancestral property? इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो अमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डॉटर्स है उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए? तो इट वॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो सक्सेशन वाला ही माना जाएगा। इट वॉज डन अंडर वट जजमेंट? विनीता शर्मा, राकेश शर्मा 2020 जो जजमेंट है उसमें क्लैरिफाई कर दिया था कि भाई डॉटर्स के पास भी ये राइट है बाय बर्थ। ओके, इन विच ईयर वॉज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? इनमें से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कौन सी ईयर में पास हुआ था? तो 1961 में। ओके, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1961। इन विच ईयर वॉज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1959 में। ठीक है, बस ये फैक्ट्स ही है, इसमें मैं क्या समझाऊँ, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो कौन से ईयर में पास किया गया था? तो इट वॉज पास्ड इन 1954। सबसे पहले तो तुम स्पेशल मैरिज करवाओ, उसके बाद में फिर आर्म्स एक्ट हथियार लाओ। स्पेशल मैरिज यानी इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो जब इंटरकास्ट मैरिज, एक सेकंड मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो 1954 में स्पेशल मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, फिर हम 1959 में आर्म्स एक्ट ला रहे हैं। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो गोलियाँ तो खाओगे ही। 1959 में गोलियाँ क्यों खाएंगे? अगर हम दहेज दे देंगे तो, क्योंकि हमें दहेज नहीं मिला ना, इसलिए हम इंटरकास्ट नहीं करने दे रहे। 1961 में डाउरी, आर्म्स और ये स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके, याद रखना इनको, कंफ्यूज नहीं होना है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कंपनी शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मैनी डेज? देखो, इंसॉल्वेंसी मतलब जो जिसको दिवालिया निकल जाता है ना, जिसके पास मतलब पैसा नहीं हो रहा, तो उस कंपनीज को जो उसका पूरा प्रोसेस है कि भाई कंपनी को नहीं बेचना, शेयर्स बेचना, ये सारा जो चीज़ें हैं कंप्लीट कितने दिन में हो जाना चाहिए ये पूछा गया है। तो 180 दिन में, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टेब्लिश? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप वॉज एस्टेब्लिश इन 1949 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिफोर द एंड ऑफ देयर 5-year टर्म, फ्रेश इलेक्शन शुड ऑर्डिनरली बी हेड विदिन। अगर पंचायती राज डिसॉल्व हो जाता है 5-year टर्म से पहले, ठीक है, तो फ्रेश इलेक्शन जो है वो कितने टाइम में करवाने पड़ेंगे? मैंडेटरी 6 months, विदिन 6 months तुमको इलेक्शन करवा दो। और अगर ये 5 साल खत्म होने में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और फिर जो पंचायती राज डिसॉल्व हो जाए तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
The detention of a person cannot exceed dash unless an advisory board consisting of judges of a high court report sufficient cause for extended detention। अगर किसी बंदे को हम पकड़ के लाए हैं और उसका डिटेंशन में कर दिया तो उसको कितने दिन से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं, और अगर उस दिन से ज़्यादा हमें रखना है तो हमें एक एडवाइजरी बोर्ड जिसमें हाई कोर्ट के जो जजेस है वो बैठेंगे, उसके बाद हम रख सकते हैं इसको, डिटेंशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 3 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 352। हम सबको पता है कि फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, हमें इंदिरा गांधी जी वाला पता है ना, बट वैसे जो है जो फर्स्ट इमरजेंसी वो डिक्लेयर की गई थी 1962-68 में। ये इंडिया चाइना वॉर जब हुआ था ना हमारा, तब हमने इसको डिक्लेयर किया था, ओके। तो दिस टाइम नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, वरना हम सब क्या मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो थी वो अनडेमोक्रेटिक थी, ठीक है, इसलिए हम उसको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये जो थी वो ये रियल कॉज के लिए थी कि वे वॉर चल रहा है इस वजह से, तो 62-68 में इंडिया चाइना वॉर की वजह से। नेक्स्ट देखो, ये सेकेंड इमरजेंसी 71 में इंडो पाकिस्तान वॉर तब, और थर्ड इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी जिसको हम सब जानते हैं, तो यानी वो थर्ड इमरजेंसी थी। 3 तिगाड़ा काम भी गाड़ा, इसको ऐसे याद रखना। जो थर्ड थी वो इंदिरा गांधी जी वाली थी, बाकी 2 वॉर के टाइम थी, एक चाइना से और एक पाकिस्तान से। इन विच ईयर वॉज द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल यूथ पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से ईयर में लाई थी? 2014 में। उसके बाद में Which freedom fighter abolished the जमींदारी सिस्टम इन उत्तर प्रदेश एंड वॉज इलेक्टेड एज द होम मिनिस्टर इन 1955। इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर ने उत्तर प्रदेश में जो जमींदारी सिस्टम है उसको हटाया था और फिर उसको होम मिनिस्टर बना दिया गया था 1955 में? तो ही वॉज गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। उसके बाद में एज पर द कोडिंग कन्वेंशन ऑफ इंडियन सेंसस हाउ मैनी डिजिट कोड इज यूज्ड फॉर शोइंग स्टेट कोड? 2, ठीक है। इंडियन सेंसस में 2 कोड, ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने बेसिक नोट्स में पढ़ा है तो ठीक है, वरना इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला सच है नहीं। एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। स्टेट कोड जो है उसमें 2 डिजिट लगेंगे, डिस्ट्रिक्ट में 3 लगेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट में 5 लगेंगे और विलेज वाले में 6 लगेंगे, ठीक है। विलेज में 6 बजे सब खाना खा लेते हैं, ऐसे समझो, क्योंकि लाइट नहीं आती बाद में। सब डिस्ट्रिक्ट में 5 है, डिस्ट्रिक्ट में 3 है, स्टेट में कितने? 2, ठीक है। 2, 3, 5, 6 याद रखना। 2 इवन है, 2 ऑड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन 26 जनवरी 1950। करेक्ट स्टेटमेंट है। The emblem is adapted from Sarnath Lion capital of Ashoka and carries the motto Satyamev Jayate from the Mundaka Upanishad. Correct. Both and 2 are correct statement. ठीक है। The Right of the Children to Free and Compulsory Education Act 2009 is an act of the Parliament which came into force. ये एक्ट तो 2009 में आया था, बट ये जो एक्ट है ये फोर्स में कब आया था? 2010 में, ठीक है। आने में भी टाइम लग जाता ना, बेचारे पास करते हैं, लेट हो जाता है, समझो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज एन एक्ट एनेक्टेड टू प्रोवाइड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। इनमें से एक्ट कब अनेक्ट किया गया था जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है? तो वो 1956 में। एक्ट आया 1955 में था, वही मैंने बोला टाइम लग जाता है, तो 1956 में। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए इससे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, जो सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनके अगेंस्ट में अगर हमें इंक्वायरी बिठानी है करप्शन के केसेस से रिलेटेड, तो कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो इट वॉज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग तो बाहर से हो रही है, ब्लैक मनी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी आ रहा है इसमें, डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, सेंटर विजिलेंस कमीशन जो है वो अलग उसमें है, तो ये जो है लोकपाल और लोकायुक्त वो बात करता है सेंट्रल और उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पॉलिटिक खत्म हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वॉज अनेक्टेड आफ्टर रिपेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इनमें से कौन सा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हमने हटाया था? फिर हम ये 1927 में नया एक्ट, हम तो नहीं, वो लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, तो 1878 का एक्ट हटा के 1927 में नया एक्ट लेकर आए थे। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 वॉज
रिपेल्ड और फिर ये नया एक्ट लाए थे. सो वी आर डन विद द पॉलिटी.